हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत पटेल कल्याणी IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सौरमंडल के अंतर्गत सभी ग्रहों का अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा है कि सौरमंडल क्या होता है और सौरमंडल के अंतर्गत आने वाला उसका जो मुख्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, सूर्य के बारे में। उसके साथ साथ हमने सूर्य की विशेषताओं का भी अध्ययन किया है। आज हम देखते हैं कि सूर्य की चक्कर लगाने वाले जो हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है और वह ग्रह कौन कौन से हैं और किस तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है ग्रह और ग्रहों की विशेषता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रह क्या कहलाते हैं। तो ग्रहों की परिभाषा को देखें तो ऐसे पिंड, सौरमंडल के या आकाश के ऐसे पिंड जो एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करें। क्या है? ऐसे पिंड जो एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करें, साथ ही उनका आकार बहुत छोटा ना हो और वो अपना गुरुत्व बल रखते हो तथा उनका खुद का या स्वयं का कोई प्रकाश ना हो, अर्थात वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हों। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या क्या देखा हमने कि वह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हों, आकार बहुत छोटा ना हो, अपना गुरुत्व बल रखते हों और आकार में कैसे हों? गोल हों। इसके साथ इनकी एक विशेषता और होती है कि इनका जो पथ होता है वो आसपास के ग्रहों के पथों में प्रवेश नहीं करता, अर्थात यह ग्रह एक दूसरे के पथ को काटते नहीं हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, जिसका क्रम था दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, प्लूटो। लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ जो कि प्राग में स्थित था, चेक गणराज्य के प्राग में हुआ था, और यह सम्मेलन हुआ था IAU का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका सम्मेलन हुआ और वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा की पुष्टि की कि आखिर ग्रह की परिभाषा क्या होगी, और उस परिभाषा को जो प्लूटो है वो क्या परिपूर्ण नहीं कर पा रहा था, और इसकी 2 गलतियों के कारण इसे ग्रहों के दर्जे से हटाकर बौने ग्रहों के दर्जों में रख दिया गया। वो 2 गलतियां क्या थीं? एक तो इसका जो आकार था बहुत छोटा था, और ग्रह की परिभाषा में हमने देखा है कि ग्रहों का आकार बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। आप सभी ग्रहों को देखिए तो आकार क्या है? थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा था। दूसरा, इसका पथ निश्चित नहीं था। यह क्या कर रहा था? नेपच्यून की कक्षा को बार बार काट रहा था, अर्थात वरुण की कक्षा को बार बार काट रहा था। इस कारण से वैज्ञानिकों ने सलाह दी और वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे सौरमंडल के यदि ग्रहों की परिभाषा के आधार पर देखें तो 8 ऐसे पिंड हैं जो ग्रहों की परिभाषा को परिपूर्ण कर रहे हैं, और प्लूटो जो है वो ग्रहों की परिभाषा को परिपूर्ण नहीं कर रहा है। इसीलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह में रख दिया। और 2006 के बाद हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी बची हुई है? 8 बची हुई है। कितनी है? 8। तो ये प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हमारे सौरमंडल में कितने तारे हैं? तो एक तारा है जिसे सूर्य कहते हैं, और यदि हम ग्रहों की संख्या कहते हैं तो ग्रहों की संख्या 8 है। क्लियर? दूसरा पूछ लिया जाता है कि दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या क्या है। तो दूरी के आधार पर यदि हम ग्रहों का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले पास में आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यदि हम ग्रहों का वर्गीकरण देखें तो ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक कहलाता है आपका, एक कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, और एक वर्गीकरण में होता है बाह्य ग्रह। ये जो पट्टी दिख रही है ये क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट कहलाती है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कहलाती है। इन क्षुद्र ग्रहों के अंदर जो ग्रह होते हैं जिनकी संख्या 4 है उन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है मरकरी,
वीनस, अर्थ और मार्स, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद के जो ग्रह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। इनका आकार बड़ा होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो 4 अंदर आएंगे, आंतरिक ग्रह में आते हैं, 4 बाह्य ग्रह में आते हैं। आंतरिक ग्रहों की एक विशेषता और है कि ये सूर्य के पास होने के कारण ठोस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, भारी पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और जो बाह्य ग्रह हैं वो सूर्य से दूरी होने के कारण हल्के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। किन्हें? बाह्य ग्रहों को क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह या ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। यदि हम आकार की बात करें या द्रव्यमान की बात करें कि आखिर आकार और द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो द्रव्यमान आकार और द्रव्यमान में सबसे बड़े ग्रह की प्रॉपर्टी में आता है या सबसे बड़े ग्रहों में आता है कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति का आकार सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा है और यदि आकार की बात करें तो आकार सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं सबसे छोटा कौन सा है। तो यदि हम आकार की बात करें तो बुध, जिसे मरकरी कहा जाता है, बुध का आकार सबसे छोटा है और द्रव्यमान सबसे कम है। क्लियर हुआ कि यदि आकार और द्रव्यमान की बात करें तो सबसे अधिक किसका है? बृहस्पति का है और सबसे कम और आकार सबसे छोटा किसका है? मरकरी या बुध का है। दूसरी या अगली बात हम करते हैं परिक्रमण गति की, कि आखिर परिक्रमण वेग और समय, 2 चीजें आती हैं। एक आता है वेग कि कौन सा ग्रह सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, और दूसरा आता है कि कौन सा ग्रह सबसे देर में अर्थात सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यदि हम बात करें सबसे देर की तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा? अरुण को। क्यों? क्योंकि सूर्य से दूरी इसकी क्या होती है? सबसे अधिक होती है, मतलब सबसे अधिक दूर स्थित है, लेकिन इसका जो वेग है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे अधिक वेग किसका होगा? अरुण का होगा, नेपच्यून का होगा। और सबसे देर में परिक्रमा किसकी करेगा? ये सूर्य की करेगा। बात आती है कि सबसे धीमी गति से लेकिन सबसे कम समय में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है? तो वो आता है बुध। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी जो है वो सूर्य से क्या है? कम है। सूर्य से कम दूरी होने के कारण अर्थात सूर्य के सबसे नजदीक स्थित होने के कारण इस सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में ही पूरी कर लेता है। लेकिन इसका वेग क्या है? वो बहुत कम है, बहुत धीमी गति से परिक्रमा करता है। यह बहुत तीव्र गति से करता है। बस अंतर यह है कि ये पास है इसीलिए जल्दी पूरी परिक्रमा कर लेता है, और ये दूर है इसलिए इसको 168 वर्ष का समय लग जाता है। अब दूसरी बात आती है कि घूर्णन या अपने अक्ष पर घूमना, कि किस ग्रह का घूर्णन वेग सबसे ज्यादा है। मतलब कौन सा ग्रह, यदि हम बात करते हैं इस तरीके से ग्लोब होता है आपका, यदि हम इसको ऐसे घुमा दें तो कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर, ये क्या कहलाता है? अक्ष, अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूम जाता है, और कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे देर में घूमता है। अर्थात अक्ष पे घूमने के कारण होता क्या है? दिन रात होता है। तो यदि हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति अपने अक्ष पर बहुत तीव्र गति से घूमता है और इसकी एक चक्कर लगाने में समय लगता है 9.9 घंटे। अर्थात सबसे तीव्र कौन घूमता है? बृहस्पति घूमता है। और सबसे धीमे कौन सा घूमता है? तो सबसे धीरे घूमता है वीनस, जिसे शुक्र कहा जाता है। और इसे अपने अक्ष पर घूमने पर 243 दिनों का समय लगता है। कितना समय लगता है? 243 दिनों का समय लगता है। दोस्तों, यह ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है सारे सौरमंडल का जहां पर वर्ष की अवधि से ज्यादा दिन की अवधि होती है। मतलब यह सूर्य की परिक्रमा जो है 225 दिनों में पूरी कर लेता है, लेकिन अपने अक्ष पर कितने? 243 दिनों में घूम पाता है।
मतलब जैसे हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि होती है 24 घंटे और वर्ष कितने का होता है? 365 दिन का। मतलब 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है और 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। यह क्या करता है? अपने अक्ष पर 243 दिनों में घूमता है, अर्थात इसका दिन और रात 243 दिनों के बराबर होता है। हमारी पृथ्वी के 243 दिन इसके एक दिन और रात के बराबर होते हैं और इसका जो वर्ष होता है वो 225 दिनों का होता है। मतलब हमारी पृथ्वी के 225 दिन इसके एक वर्ष के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, एक शब्द और आता है अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव मतलब यह होता है अक्ष, और अक्ष से कोई भी चीज कितनी झुकी हुई है यह कहलाता है अक्षीय झुकाव। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा है और किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे कम है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगा कि जो यूरेनस है, जिसे अरुण ग्रह कहा जाता है हिंदी में, अरुण का अक्षीय झुकाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। और शुक्र, इसका अक्षीय झुकाव बहुत कम है। क्लियर है? तो ये तो हुई कुछ विशेषताएं कि कौन सा ग्रह जल्दी परिक्रमा कर रहा है, कौन सा ग्रह देर में परिक्रमा कर रहा है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, किसका अक्षीय झुकाव ज्यादा है, किसका अक्षीय झुकाव कम है, कौन अपने अक्ष पर जल्दी रोटेशन कर रहा है और कौन अपने अक्ष पर जल्दी रोटेशन या घूर्णन नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखते हैं कि आखिर ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में कर रहे हैं। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ग्रह किस दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारे सौरमंडल के 2 ग्रह, जिसमें एक आता है वीनस शुक्र, एक आता है यूरेनस अर्थात अरुण, ये क्या करते हैं? ये पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अर्थात सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन से 2 ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं। और विपरीत दिशा से मतलब क्या होता है कि कौन सी दिशा होगी? तो पूर्व से पश्चिम होगी। क्लियर है? चलिए, अब हम दूरी के आधार पर एक एक ग्रह को देखते हैं कि आखिर कौन से ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं और सूर्य से दूरी के आधार पर उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहला ग्रह आता है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह आता है? बुध। और बुध की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। पूछा जाता है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। दूसरी विशेषता यह है कि ये आकार और द्रव्यमान, आकार में सबसे छोटा है और द्रव्यमान सबसे कम होता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? सूर्य के नजदीक है। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? आकार में अन्य ग्रहों से क्या है? छोटा है। द्रव्यमान क्या है? बहुत कम है। बहुत कम से मतलब क्या होता है? सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का है। परिक्रमा की अवधि की बात करें तो सबसे कम है, अर्थात यह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में पूरी कर लेता है। कितने दिनों में पूरी कर लेता है? 88 दिनों में पूरी कर लेता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह कर लेता है? तो बुध कर लेता है। लेकिन परिक्रमण जो वेग होता है, जो घूमने की गति होती है कि किस गति से घूम रहा है, उसे वेग कहते हैं। तो वो वेग सबसे कम किसका होता है? बुध का होता है। अब प्रश्न मन में आ रहा होगा कि वेग जब सबसे कम है तो सबसे जल्दी परिक्रमा कैसे कर लेता है? तो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे करीब है इसलिए इसकी कक्षा छोटी होती है, इसलिए यह सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी कर लेता है, सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे जल्दी कर लेता है। इसकी एक विशेषता और है कि इसमें तापांतर सबसे अधिक होता है। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। बुध ग्रह ठोस तत्वों से मिलकर बना होता है और ठोस तत्वों से मिलकर बने होने के कारण
इसकी रातें बहुत ठंडी बर्फीली होती हैं, माइनस में 160 से ऊपर और 270 और ज़्यादा, मतलब माइनस 160 के ऊपर इसका टेम्परेचर चला जाता है, मतलब बर्फीली रातें होती हैं। और यदि गर्मी की बात करें तो दिन जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं, ये ग्रह आग की तरह तपने लगता है। अर्थात तापांतर क्या होता है, ठंडे माइनस गर्म के बीच जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। अर्थात पूछा जाता है यदि कि किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है तो कौन सा ग्रह है, बुध। बुध का तापांतर क्या होता है, सर्वाधिक होता है, अर्थात सभी ग्रहों से सर्वाधिक होता है। बुध की विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि इसका स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा, यह ग्रह सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर है। क्या क्या विशेषताएं देखी हमने बुध के विषय में कि यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, आकार में सबसे छोटा है, द्रव्यमान सबसे कम है, तापांतर सबसे अधिक है। तापांतर सबसे अधिक से मतलब यहां दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इसके पास स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र होता है और सूर्य की परिक्रमा करने का वेग जो होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर है। और एक विशेषता और थी कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यदि घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के लगभग समान होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसलिए यदि घनत्व की दृष्टि से भी देखा जाता है तो बुध का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला ग्रह वह ग्रह है जो सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, उसे क्या कहते हैं, वीनस अर्थात शुक्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, वीनस अर्थात शुक्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों ग्रहों की यदि हम बात करते हैं तो शुक्र ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक था और शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो पहली विशेषता इसकी हो जाती है कि यह पृथ्वी के सबसे क्या है, नजदीक है। दूसरी विशेषताओं में यदि हम देखते हैं तो यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान रखता है, मतलब आकार और द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा सा कम होता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है या पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भगिनी या बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है, दूसरा यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान से समता रखता है, अर्थात उसे थोड़ा सा कम रखता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी या बहन कहा जाता है। आकाश में देखने पर हमें दो चीजें सबसे ज्यादा चमकीली दिखाई देती हैं। सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है सूर्य और उसके बाद हमें चमकीला दिखाई देता है चंद्रमा। और यदि इसके अलावा हमें जो सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है तो वो हमें दिखाई देता है शुक्र ग्रह। इसीलिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है या सांझ का तारा कहा जाता है। एक बात और बता दूं कि जो शुक्र ग्रह है वो सुबह के समय पूर्व दिशा में दिखाई देगा और शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। तो इसके दिखाई देने की जो स्थिति है वो कहां पर होती है, जब सुबह होती है, जब भोर का समय होता है तो वो कहां दिखाई देता है, पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। और जब सांझ का समय होता है वो कहां दिखाई देता है आपको, पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। अब इसको तारा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह चमकीला दिखाई दे रहा है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो शुक्र ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है और तापमान सर्वाधिक होने के पीछे का जो कारण है वो है यहां के वायुमंडल में CO2 की मात्रा का सर्वाधिक होना। इसके वायुमंडल में यदि हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 90 से 95% होती है।
अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होती है। और इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होने के कारण यह प्रेशर कुकर की भांति कार्य करता है और इसका तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे चमकीला दिखाई देता है। और तारा इसलिए कहा जाता है इसको भोर का या सांझ का, क्योंकि हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखना, इसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है ना, यह प्रकाश वहां से प्राप्त कर रहा है, बस तापमान इसका बहुत ज्यादा है। क्लियर है? इसकी विशेषताओं मैंने यह भी बताया था कि यह पूरे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी दिन की अवधि उसके वर्ष की अवधि से क्या होती है, ज्यादा होती है। अर्थात यह 243 दिनों में अपने अक्ष पर एक रोटेशन पूरा करता है और 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। क्लियर है? तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले ग्रह की, जो कि दूरी के आधार पर देखा जाए तो सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर था बुध, दूसरे नंबर पर था शुक्र, तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जिस पर हम निवास करते हैं। अब इसे नीला क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पर क्या है, 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। और जल की मात्रा इतनी ज्यादा होने के कारण जब आकाश का प्रतिबिंब पृथ्वी जल पर बनता है तो सैटेलाइट या अंतरिक्ष यानों से पृथ्वी को देखे जाने पर यह नीले आकार का दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन क्या है, मुमकिन है, जहां पर जीवन है। ध्यान रखना, जीवन है, संभावना की बात नहीं चल रही, जीवन है। तो ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, हम खुद निवास कर रहे हैं। अब जीवन होने का जो मुख्य कारण है, यहां पर तापमान का क्या होता है, मध्यम होना, मतलब एक निर्धारित तापमान है, जल की उपस्थिति है और O2 की मात्रा है, मतलब प्रचुर मात्रा में जल भी उपस्थित है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ऑक्सीजन है जो कि सांस लेने के लिए प्राणवायु के नाम से जानी जाती है। और यहाँ का जो तापमान है वो इंसानों, जानवरों, जीव जंतुओं के रहने लायक है। इसलिए पूरे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। कौन सा है वो, पृथ्वी है। क्लियर है? और उसके कारण क्या है, मैंने बता दिया कि यहां का जो तापमान है वो मध्यम है। दूसरा, यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है और जल जो है वो क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो पृथ्वी की दो विशेषताएं हमने देखी। पहला क्या होता है कि पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है। दूसरा, यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन क्या है, संभव है। अब यदि हम इसकी बात करें कि यह अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, दूसरा घूमती हुई यह सूर्य की परिक्रमा भी किस दिशा में करती है, तो आपको एक ही आंसर याद रखना है इसमें, पश्चिम से पूर्व। मतलब यह अपने अक्ष पर भी पश्चिम से पूर्व घूमती है और पश्चिम से पूर्व घूमती हुई यह सूर्य की परिक्रमा भी पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाती है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे आप। अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात की अवधि होती है और जब ये इसी अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य की परिक्रमा करने से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन अर्थात मौसम परिवर्तन की अवस्था होती है। और जब ये पूरा चक्कर लगाती है तो उसे एक वर्ष भी कहा जाता है। पूरे ऋतु परिवर्तन के साथ जो हमारी चारों ऋतु हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं और उससे पूरा एक वर्ष पूरा होता है। क्लियर है? तो जो 365 दिनों का एक वर्ष बनता है वो कैसे बनता है, परिक्रमण गति के कारण बनता है। और दिन और रात का होना किसके कारण होता है, परिभ्रमण गति के कारण होता है। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है और कोणीय झुकाव है वो कितना है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और कोणीय झुकाव, कोणीय झुकाव कितना है। हमें
कंफ्यूजन भी होता है कि आखिर अक्षीय झुकाव क्या होता है, कोणीय झुकाव क्या होता है, और हमेशा हम गलतियां कराते हैं। तो मैं यहां बता देता हूं आपको, अक्ष से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष से जो ये है इससे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसे कहा जाता है अक्षीय झुकाव, अक्ष से झुकाव। कितना है, तो अक्षीय झुकाव की बात करें हम तो अक्षीय झुकाव कितना होता है, 23.5 डिग्री। अब बात करते हैं कोणीय झुकाव। तो अब जो झुकने के बाद इसका जो कोण बन रहा है वो कितना बनेगा, तो हम 90 में से ये जो होता है मान वो कितना होता है, कोण का 90 डिग्री होता है। और 90 में से यदि हम 23.5 डिग्री को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये कितना बचता है, 66.5 डिग्री बचता है। तो हम अक्षीय झुकाव की बात करते हैं तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अपने अक्ष से झुकाव 23.5 डिग्री होता है। और कोणीय झुकाव की बात करें तो कोणीय झुकाव कितना होता है, कोणीय झुकाव होता है 66.5 डिग्री। कितना होता है, 66.5 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका अक्षीय झुकाव कितना होता है, इसका कोणीय झुकाव कितना होता है। अब बात करते हैं कि क्या पृथ्वी गोल है, तो इसमें भी मतभेद हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारी पृथ्वी गोल ना होकर नारंगी अर्थात संतरे की समान थोड़ी सी चपटी है। कैसी है, ध्रुवों की तरफ ये जो ध्रुव होते हैं यहां पर थोड़ी सी चपटी है। इसीलिए दो वृत्तों का निर्माण होता है, दो वृत्तों का निर्माण होता है जिसमें आते हैं, समझते हैं हम किस तरीके से। एक होता है आपका ध्रुवीय व्रत, है ना, और एक होता है आपका अक्षीय व्रत। क्या क्या होते हैं, एक होता है ध्रुवीय व्रत और एक होता है अक्षीय व्रत। यदि हम ये पूरा का पूरा टर्न होगा ऊपर से लेके गोल तक, यदि हम इसकी लंबाई देखते हैं तो इसकी लंबाई होती है 12,714 किलोमीटर। और अक्षीय जो व्रत होता है उसकी जो दूरी होती है वो होती है 12,756 किलोमीटर। अर्थात इसकी जो अक्ष है इसकी लंबाई ध्रुवीय व्रत से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके आधार पर हम गणना कर सकते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है, पृथ्वी गोल ना होकर नारंगी के समान है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरीके से घूम रही है और घूमने पर वो कितना समय लेती है, अर्थात कितने समय में अपना एक घूर्णन पूर्ण करती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। दोस्तों यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी ग्लोब देखा है आप सभी ने, इस तरीके से होता है ना। तो ये जो रोटेशन होता है वो रोटेशन जो होता है 1610 किलोमीटर पर आवर की गति से पृथ्वी घूम रही है और एक पूरा घूर्णन करने में उसे समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। कितना लगता है, 4 सेकंड का। इसका समय होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, अर्थात 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक पूरा घूर्णन पूर्ण कर लेती है। और हमारे दिन और रात की अवधि कितनी हो जाती है, लगभग 24 घंटे की हो जाती है। वो पूरा 24 घंटे ना होकर कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये अंक आपको याद रखने हैं, ये एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी को एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी गति से घूम रही है, तो वह 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। क्लियर है। अब और इसे क्या कहा जाता है, इसे दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दैनिक गति। किसे, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को। अब हम करते हैं बात
कि यह सूर्य की परिक्रमा किस गति से करती है और कितने समय में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। तो पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए, कितना, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए, सेकंड की रफ्तार से चलते हुए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में अपनी पूरी गति क्या कर लेती है, पूरी कर लेती है। क्लियर है? कितना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक पूरा चक्कर सूर्य का लगा लेती है, जिससे एक वर्ष की अवधि पूरी होती है। तो ये पूरे के पूरे 365 दिन ना होकर उसमें कुछ समय अवधि ज़्यादा होती है और इस समय अवधि धीरे धीरे बढ़ती जाती है और 4 वर्षों में ये समय पूरा का पूरा 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटे से पूरा एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए 4 वर्षों में एक वर्ष आता है जिसे कहा जाता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष कितना होता है, 366 दिनों का होता है। क्लियर है? तो हर 4 वर्षों में लीप वर्ष होता है जो कि 366 दिनों का होता है और हमारे वर्ष के दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। क्लियर है? और जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कर रही है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रही है और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की एक परिक्रमा क्या कर लेती है, पूरी कर लेती है। तो ये तो क्या हुआ, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना और अपने अक्ष पर घूमना, ये दोनों चीजें हुई। अब यदि हम बात करें कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो ये 14.98 है। कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। और इस दूरी को जो प्रकाश है, प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर वो गति करता है प्रकाश। और गति करते हुए सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो ये समय लगाता है 8 मिनट 18 सेकंड का। तो ये मान भी आपसे पूछ लिया जाता है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो वह समय लगाता है 8 मिनट 18 सेकंड का। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? अब बात करते हैं हम उपग्रह की कि पृथ्वी के आखिर कितने उपग्रह हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे कहा जाता है चंद्रमा, और चंद्रमा की विशेषताएं हम उपग्रह के अंतर्गत पढ़ेंगे। उपग्रह की जब हम परिभाषा पढ़ेंगे कि उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह की परिभाषा क्या होती है, और उसके अंतर्गत हमारा जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे हम ऐसे ग्रह को देखते हैं जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, और वो ग्रह है मंगल। यदि दूरी की दृष्टि से देखते हैं तो दूरी की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है। इसकी दिन की अवधि जो होती है वो कितनी होती है, 24 घंटे की होती है, अर्थात दिन की अवधि कितनी होती है, पृथ्वी के समान होती है, या इसके जो अक्ष पर घूमना होता है वो कितना होता है, 24 घंटे का होता है। दूसरा, इसका जो अक्षीय झुकाव है वो कितना होता है, वो भी 25 डिग्री होता है। अक्षीय झुकाव कितना है, 25 डिग्री है, अर्थात ये भी लगभग पृथ्वी के समान ही होता है। तो दो विशेषताएं इसकी याद रखना कि इसके दिन की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे की होती है। दिन जो होता है पृथ्वी के दिन के समान ही होता है। अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होने के कारण यहां जो ऋतु परिवर्तन है वो भी पृथ्वी के समान ही होता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मृदा है वो लाल रंग की होती है, और लाल रंग की होने का मुख्य कारण होता है उस मृदा में आयरन ऑक्साइड की मात्रा का अधिक होना।
किसका? आयरन ऑक्साइड की मात्रा का अधिक होना। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। तो मंगल का लाल ग्रह होने का कारण क्या है? आखिर इसकी मृदा में किस तत्व की अधिकता है जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है? तो वह तत्व है आयरन ऑक्साइड। सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो अक्षीय झुकाव में या जिसके दिन की अवधि पृथ्वी की दिन की अवधि के समान है, या जिसमें मौसम परिवर्तन पृथ्वी के मौसम परिवर्तन के लगभग समान है? तो कौन सा है? मंगल है। मंगल एकमात्र सारे सौरमंडल का ऐसा ग्रह है पृथ्वी के अलावा जिस पर जीवन की संभावना हो सकती है, या इसका आकलन किया गया है कि इस पर जीवन संभव हो सकता है। क्लियर है? कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है, जो पृथ्वी के अलावा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना हो सकती है, और इस पर जो बर्फ के छत्रक हैं उनकी भी खोज की जा चुकी है कि इसके ऊपर बर्फ के छत्रक हैं, अर्थात इस पर क्या है? इस पर जल तो है। अब सिर्फ वायुमंडल की बात आती है, क्या वायुमंडल उस तरीके का है कि हम यहां पर जीवित रह सकें? अब उसकी खोज चल रही है। इसके लिए, इस खोज के लिए यदि हम बात करते हैं तो नासा ने, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा ने 6 अगस्त 2012 को मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक एक अंतरिक्ष यान इसकी सतह पर भेजा था। क्या पता लगाने के लिए कि क्या यहां पर जीवन संभव है, दूसरा यहां का वायुमंडल किस तरीके का है। तो इसका अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा यान भेजा था? वो भेजा था मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। क्या भेजा था? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। इसी के आधार पर भारत ने भी अपना अंतरिक्ष यान कब भेजा था? 5 नवंबर 2013 को मंगल की सतह पर भेजा था। कब भेजा था? 5 नवंबर 2013 को, और उसका नाम था मार्स ऑर्बिट मिशन, MOS, मोम भी कहा गया था। क्लियर है? तो ये किसने भेजा था? ये इसरो ने भेजा था, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है उसने भेजा था। तो उसका नाम है मोम। कब भेजा गया था? डेट आपको याद रखनी है। और नासा ने जो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था उसकी भी डेट आपको याद रखनी है कि यह कब भेजा गया था और क्यों भेजा गया था। यदि हम मंगल ग्रह के उपग्रहों की बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं। एक है डीमोस और एक है फोबोस। जो डीमोस है वो आकार की दृष्टि से सारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। मतलब जितने भी सौरमंडल में उपग्रह हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं, उन सब में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? आपका डीमोस है। और वो किसका है? वो मंगल का है। अब बात आती है कि मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो यह है 687 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। कितने में करता है? 687 दिनों में। हमारी पृथ्वी कितनी कर रही थी? 365 दिनों में। तो लगभग डबल टाइम लग जाता है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में। एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है, ना कि मंगल। मंगल का दिन बराबर होता है, पृथ्वी के समान होता है, अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होता है, लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा होता है? वो आता है आपका शुक्र। क्लियर है? अब यदि इनकी दिशा देखी जाए तो दिशा में आपको पहले ही बता चुका हूं कि पश्चिम से पूर्व की ओर होती है परिक्रमा की। चलिए हम बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, और उस ग्रह को कहते हैं जुपिटर अर्थात बृहस्पति। यहां पर जो आपको ये बेल्ट दिख रही है, ये क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रहों का जो बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट कहां पर पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति आकार की दृष्टि से क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यदि द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए
तो द्रव्यमान इस ग्रह का सबसे ज्यादा है। यदि घूर्णन अवधि देखी जाए कि अपने अक्ष पर वो कितने जल्दी घूमता है, तो इसकी घूर्णन अवधि सबसे तेज होती है, अर्थात यहाँ की दिन की अवधि 9.9 घंटे की होती है, अर्थात 9.9 घंटे में यह अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर पूर्ण कर लेता है। उपग्रहों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति की विशेषता क्या है? इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर उपग्रहों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा, इस ग्रह में स्वयं की रेडियो ऊर्जा होने के कारण यह तारे के समान भी गुण रखता है। दूसरा, ग्रहों के तो गुण रख ही रहा है। और मैंने बता दिया था कि जो एस्ट्रॉइड हैं, जो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, इसके बाहर के ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये हल्के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो हल्के तत्वों से मिले होने के कारण और दूसरा उपग्रह बहुत ज्यादा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लघु सौर तंत्र कहा जाता है। और रेडियो ऊर्जा होने के कारण इसे क्या है? इसका गुण तारे के समान है और ग्रहों के समान तो ये रखता है गुण। तो इस कारण से यह एकमात्र ऐसा ग्रह है सारे सौरमंडल का जो तारे और ग्रह दोनों के गुण रखता है। क्लियर है? इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? एक मास्टर ऑफ गॉड्स भी है। क्लियर हुआ? बृहस्पति के विषय में हमने क्या क्या देखा कि यह आकार में सबसे बड़ा है, द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमते हुए 9.9 घंटे में क्या कर लेता है? एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। अब बात आती है बृहस्पति की कि बृहस्पति जो सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में करता है, तो वो 11.9 वर्षों में पूरी करता है। ये जो परिक्रमा है वो कितने में? 11.9 वर्षों में पूरी करता है। इसे यह एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जो तारे और ग्रह दोनों के समान क्या रखता है? विशेषताएं रखता है। दूसरा, इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है तथा मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। अब यदि यहां उपग्रहों की संख्या देखी जाए तो इसके आसपास उपग्रहों की जो मात्रा है कितनी है? 79 है। कितनी है? 79 है। तो इसके आसपास 79 उपग्रह पाए जाते हैं। इसके 79 उपग्रहों में एक उपग्रह है जिसे बोला जाता है गैनीमिड, और यह सौरमंडल का आकार की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उपग्रह है। कैसा है? सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका आकार कैसा है? पीला है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीला आकार बृहस्पति का नहीं है, वरन उसके सबसे बड़े उपग्रह गैनीमिड का है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा था? डीमोस था, जो कि मंगल का था। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा गैनीमिड, जो किसका है? बृहस्पति का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगले ग्रह को, और अगला ग्रह कौन सा है? शनि। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना। ये जो वलय पाए जाते हैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और इन वलयों की संख्या जो होती है वो है 7। कितने वलय पाए जाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो वलयों का पाया जाना है, और ये 7 है। दूसरी बात, यदि हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 82। पूछा जाए सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो कौन सा है? शनि है। और उपग्रहों की मात्रा कितनी होती है? 82 होती है, 82 होती है। इस पर वलयों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे ग्लोब ऑफ गैसेस भी कहा जाता है, अर्थात गैसों का पिंड कहा जाता है। और गैसों के पिंड के साथ साथ इसका एक नाम और है, इसे गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस तरीके से हमने गैलेक्सी की आकृति देखी थी कि गैलेक्सी इस तरीके से होती है, उसी तरीके से इसकी भी आकृति दिखाई देती है वलयों के कारण।
इसलिए इसके दो नाम होते हैं, एक ग्लोब ऑफ गैसेस कहा जाता है अर्थात गैसों का पिंड कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है कि गैलेक्सी के समान पिंड। क्लियर है? इसका एक उपग्रह है जिसे बोलते हैं टिट्रॉन। जो टिट्रॉन है यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर वातावरण पाया गया है, जिस पर वायुमंडल पाया गया है। क्या पाया गया है? वायुमंडल पाया गया है। और यह शनि के 82 उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? टिट्रॉन है। इसका एक उपग्रह और है जिसका नाम है फोबो, और फोबो उपग्रह जो जितने भी उपग्रह हैं इसकी मान लो इस दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं तो यह उसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शनि का कौन सा उपग्रह है जो उसकी विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, तो कौन सा है? फोबो उपग्रह है जो उसकी विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी होती हैं? शनि की होती हैं। अब बात यह भी आती है कि शनि सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में या कितने समय में पूरी कर पाता है, तो उसकी बात करें तो यह 29.5 वर्षों में क्या करता है? सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। और अपने अक्ष पर घूमने की यदि बात करते हैं तो यह 10.3 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है। अर्थात यहां दिन की अवधि 10.3 घंटे होती है और वर्ष की अवधि बात करें तो वो कितनी होती है? 29.5 वर्ष। अर्थात हमारी पृथ्वी के 29.5 वर्षों के मान के बराबर यहां का एक वर्ष होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम अगले ग्रह को जिसे कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह, और वो ग्रह है अरुण। यदि हम आकार की दृष्टि से देखें तो ये सौर मंडल का तीसरे नंबर का ग्रह होता है। पहले नंबर पर बृहस्पति आता है, दूसरे नंबर पर शनि आता है और तीसरे नंबर पर क्या आता है? आपका यूरेनस आता है अर्थात अरुण आता है। इसका अक्षीय झुकाव बहुत ज्यादा होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और यदि इसमें उपग्रहों की संख्या की बात करते हैं तो यहां पर 27 उपग्रह पाए जाते हैं। कितने उपग्रह पाए जाते हैं? 27 उपग्रह पाए जाते हैं। ये ग्रह ऐसा ग्रह है सारे सौर मंडल का जो शुक्र की भांति विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। बाकी ग्रह कहां से करते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि ये सूर्य की परिक्रमा आखिर कितने समय में पूरी कर पाता है। तो यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूर्ण कर लेता है। अर्थात हमारी पृथ्वी का एक वर्ष हमारी पृथ्वी के 84 वर्ष यहां के एक वर्ष के बराबर होते हैं। अर्थात यह 84 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा क्या कर लेता है? पूरी कर लेता है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। जो आखिरी ग्रह है हमारे सौरमंडल का, दूरी के आधार पर सबसे दूर है और आकार की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है? आकार की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है। और 5वें नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है आकार की दृष्टि से। तो चौथे नंबर में आकार की दृष्टि से आता है और दूरी में सबसे दूर है, और जिसे हरा ग्रह कहा जाता है उस ग्रह का नाम है वरुण अर्थात नेपच्यून। इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जिस पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है? तो किस पर पाई जाती है? नेपच्यून अर्थात वरुण पर पाई जाती है। दूसरा, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? कलर हरा किसका है? तो किसका है? आपका नेपच्यून का है। इस पर यदि उपग्रहों की संख्या की बात करें तो यहां पर 13 उपग्रह पाए जाते हैं और यह 168 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। क्लियर है? अर्थात सबसे ज्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे तीव्र गति से, मतलब जिसका वेग सबसे ज्यादा होता है, कौन सा ग्रह है जो सबसे तीव्र वेग से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो वो कौन सा है? नेपच्यून ही है, वरुण ही है। तो दोस्तों, ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हुए जिनकी विशेषता हमने क्रमवार पढ़ी है और उन्हें दूरी के आधार पर वर्गीकृत भी किया हुआ है।
कि आखिर दूरी के आधार पर कौन कौन से ग्रह आते हैं, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, साथ में उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से अक्सर करके एक ना एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसका रिवीजन करिएगा। हमने 8 ग्रहों की विशेषताएं देखी हैं, इसके पिछले वीडियो में हमने सूर्य की विशेषता देखी थी। अब अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम उपग्रह का अध्ययन करेंगे और उपग्रह के अंतर्गत हमारी पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। साथ में देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड या उल्काश में क्या होते हैं और पुच्छल तारे क्या होते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।